चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और पुनः मैं आपको वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ब जो छूटा है उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या है लिंकिंग वर्ब, पहले जान लीजिए। लिंकिंग वर्ब का मतलब है होता है लिंक करना। ये लिंक करेगा यानी जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? तो सब्जेक्ट को वो ऑब्जेक्ट से जोड़े या अदर वर्ड से जोड़े, जोड़ेगा ही जोड़ेगा। इसमें एक होता है जे इसमें जिस शब्द को जोड़ता है ना, मैंने सब्जेक्ट से जिसको जोड़ता है, उसमें दोनों सब्जेक्ट और जिससे जोड़ेगा वो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, वो सेम व्यक्ति रहता है, उसे ही लिंकिंग वर्ब करेंगे। यानी पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। कहेंगे अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स, अ verb that describes, a verb that describes the subject, a verb that describes the subject by connecting it to, by connecting it to, by connecting it to a predicate, a predicate adjective और एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट नाउन। प्रेडिकेट नाउन, ये होता क्या है? इसमें होता ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोध होगा, वो दोनों एक ही होगा। जैसे मैं कहूं कि रोजेज आर रेड, बताइए जो रोज है वही न रेड है। तो यहाँ जो ए है इसी को तो कहेंगे। एक और आसान चीज देखिए, जैसे मैं कह दूं कि माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, चाहे कहें ही इज अ टीचर। ध्यान से देखिए, या मैं कह दूं सी लुक्स चीयरफुल। गौर से देखो और निर्णय लो। जैसे यहाँ रोजेज जो रेड है, सेम चीज है, रोज के ही बारे में बताया जा रहा है। उसी तरह माई ब्रदर और अ डॉक्टर एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति को ये जो कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो वाला इज है ये यहाँ हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। उसी तरह ही अ टीचर, देखिए ही को और एक टीचर को यहाँ लिंक किया है। जो ही है वही टीचर है, अर्थात ये लिंकिंग वर्ब है। सी लुक्स चीयरफुल, कौन चीयरफुल है? तो भाई सी जो है वही ना चीयरफुल है, तो यहाँ लुक्स जो है वो आपको लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। अब इसको ले चलते हैं और बात करते हैं काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब की तरफ।
तो आपने देखा लिंकिंग वर्ब किसको कह रहे हैं, जो नाउन और ऑब्जेक्ट या नाउन या अदर वर्ड दोनों को लिंक करे, अर्थात जब दोनों एक ही हों तो वहाँ जो इनके बीच आएगा, जो कनेक्ट करेगा इन्हें, वही लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब की। हेडिंग बनाते हैं, काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब लिखेंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। बात करेंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। पहला, इसको कहेंगे एक्सिलरी वर्ब, और दूसरे को कहेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब, ये जो वर्ब होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले मैं एक्सिलरी वर्ब को पहले आपके सामने डिफाइन कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे मॉडल के तरफ। उसके बाद इसके फर्म को भी डिफाइन करूंगा आपके सामने। क्या, तो पहले देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, यानी जो सहायता करता है उसे आप सहायक क्रिया कहते हैं। किसी भी चीज़ में जो माने सहायता करेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले कहेंगे कि अ वर्ब दैट वर्क्स, अ वर्ब दैट वर्क्स, वह वर्ब जो काम करता हो, एज द assistant, as the assistant of main verb in a sentence, क्या, is called auxiliary verb। क्रिया का वह रूप जो मेन वर्ब की सहायता कर किसी टेंस का निर्माण करे उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। देखते हैं, जैसे कहें कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा मैं लिखूं, ही हैज completed his work। दो पर नहीं समझे, उसके बाद इसके भी कई फॉर्म हैं, उस पर चर्चा करते हैं। दिया है कि इज प्लेइंग, ध्यान से देखेंगे तो ये जो इज है इसका मदद किया और मदद करके एक कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण किया, कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण किया। तो इज जो हो जाएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाए। उसी तरह हैज इस वर्ब की मेन वर्ब जो है कंप्लीट का मदद करके ये बनाया परफेक्ट टेंस। तो जो परफेक्ट टेंस बनाया, यानी यहाँ जो हैज है उसको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। हमने आपको क्या सिखाया, मैंने यही कहा कि क्रिया का वह रूप जो
किसी मेन वर्ब की मदद कर टेंस का निर्माण करे उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आइए इस एक्सिलरी वर्ब के फॉर्म की भी बात कर लेते हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं। फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के फॉर्म क्या क्या हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब के भेद क्या क्या हैं। एक्सिलरी वर्ब के ये पहले भेद देखते हैं, उसके बाद बात करें कि एक्सिलरी वर्ब के भेद क्या है। तो एक्सिलरी वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, इनके भी 3 गो फॉर्म होता है। तो पहले हम लोग इसके भी लिखेंगे, देयर आर 3 फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब। कहेंगे देयर आर 3 फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के 3 फॉर्म है। पहला जो फॉर्म है कहते हैं बीई फॉर्म। अब ए बी फॉर्म क्या होता है, तो बी फॉर्म होता है इज एम आर, और ये होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। इज एम आर, बी फॉर्म का जो इज एम आर होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और वाज वर ये जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए होता है। यानी इज एम आर का प्रयोग कर प्रेजेंट टेंस का निर्माण करेंगे, और वाज वर का प्रयोग करके पास्ट टेंस का निर्माण करेंगे। तो पहला फॉर्म जो था वो था बी ई फॉर्म। क्लियर हो गया। चलिए यूज पर भी बात करेंगे। उसके बाद आइए दूसरा फॉर्म है डू फॉर्म। दूसरा जो है वो डू फॉर्म है। उसी तरह डू फॉर्म में भी डू या डज ये आ जाता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और जो डीड आता है ये आ जाता है पास्ट टेंस के लिए। अगला और अंतिम वो है हैव फॉर्म। अब हैव फॉर्म में सेम उसी तरह है हैज और हैव। ये प्रेजेंट टेंस में, और जो हैड है वो
पास्ट टेंस में। नोट्स जरूर आप बनाएंगे, नोट्स को नहीं बनाइएगा तो ये नोट्स आपको दिक्कत करेगा। तो आपने देखा कि इसके एक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं और एक्सिलरी वर्ब होता कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए, और इसके फर्म भी कौन कौन है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ 3 2 5 और 2 7 1 8, 8 और 3 11, यानी टोटल ये 11 होते हैं। क्योंकि टोटल सहायक क्रिया की बात कही जाए तो 24 होते हैं, तो 11 ये हो गए, तो जो रेस्ट बच गए तो एक मॉडल वर्ब की जो चर्चा हम लोग कर रहे थे वो होते हैं, वहाँ चलेंगे अभी, तो वहाँ बात करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं, अब इसके यूज पर चलते हैं कि आखिर इसका यूज कितना होता है। पहले एक दो इसके नोट को समझ लें, ठीक है, फिर इसके पहला नोट को गौर करें। पहला नोट कहता है कि विदाउट प्रिंसिपल वर्ब, विदाउट प्रिंसिपल वर्ब, auxiliary verb doesn't come, auxiliary verb doesn't come in a sentence, यानी बिना मेन वर्ब का एक्सिलरी वर्ब कभी वाक्य में नहीं आ सकता। समझ में आ गया? जैसे मैं एक उदाहरण देख लीजिए, रवि इज गोइंग, ठीक। अगला नोट नंबर, एक्सिलरी वर्ब टोटल होते कितना है, कहेंगे देयर आर 24, देयर आर 24, देयर आर 24 auxiliaries verb in English language, verbs in English language, अंग्रेजी भाषा में ये टोटल कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। अब ये 24 को मैं आपको एक जगह दिखा दूं, ठीक है, तो देखिए, इज एन आर, was, were, have, were, do, does, did, has, have, had, ये टोटल 11। कैन, could, may, might, shall, should, will,
would, must, used to, ought to, need, dare, ये होंगे 13। तो 11 और 13 कितना हो गया? 24। तो चलिए पहले हम लोग एक्सिलरी वर्ब का यूज को देख लेते हैं कि आखिर इसका यूज क्या क्या होता है। क्या आगे बढ़ता है। हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। 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 तो जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है इसके दो यूज होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के दो यूज हैं। एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, और एज अ एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एज अ मेन वर्ब देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे प्राइमरी माने एक्सिलरी वर्ब के यूज। तो लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब। कहेंगे जब बी फॉर्म, हैव फॉर्म या डू फॉर्म किसी वाक्य में अकेला आते हैं तो वे मेन वर्ब कहे जाते हैं। अब ध्यान से
He is a teacher. They are players. I did it. She does it. I have a car. They had a कार। सब पर गौर करें। इस वाक्य में ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो अकेला आया, जब ये अकेला आया तो इसी को कहेंगे मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, यानी इसको कहेंगे एम भी। उसी तरह ये भी प्रोनाउन, ये नाउन, और ये अकेले आया यानी ये हो जाएगा मेन वर्ब। डिड अकेला आया, प्रोनाउन प्रोनाउन देखिए यहाँ, तो इसको भी नाम देंगे मेन वर्ब। डज भी उसी तरह है, इसका भी नाम देंगे मेन वर्ब। है भी यहाँ इसी तरह है, यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ नाउन है, यहाँ देखिए लिए हैं, इसीलिए ये भी हो जाएगा एम भी। सेम चीज़ यहाँ भी है, इसीलिए हेड हो जाएगा एम भी। गौर से देखें, ये सब इसलिए यहाँ मेन वर्ब हैं। ये कौन है? या तो बी फर्म है, या गौर से देखिए तो हैव फर्म है, या फिर डू फर्म है। और उस ये वाक्य में अकेला यहाँ है, और जब वाक्य में अकेला आए हैं तो इन्हें हम कहेंगे मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। क्लियर हुआ? यानी जब ये वाक्य में अकेला आ जाए तो इनको आप कहेंगे मेन। एक्सिलरी verb as an auxiliary verb। यानी एक एक्सिलरी वर्ब एक सहायक क्रिया के रूप में वहाँ जब बी फॉर्म डू फॉर्म या हैव फॉर्म, जब बी फॉर्म डू फॉर्म या हैव फॉर्म किसी वाक्य में मुख्य क्रिया मेन वर्ब की
मदद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ध्यान यही देना है। जैसे रवि is going to market। दूसरा, रवि has completed his work। ठीक है। रवि does not come here। क्लियर? अब ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो इज है इस गोइंग की मदद करने के लिए आया है और गोइंग की मदद करके एक टेंस का निर्माण कर रहा है। और आपको पता है कि कौन सा टेंस है, समझ ही सकते हैं, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। उसी तरह जो हैज है इस कंप्लीटेड का मदद किया, तो यहाँ ये जो हैज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। उसी तरह यहाँ डज जो है इस कम का मदद किया और ये जो डज यहाँ आया वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया। तो हो गया, ये था आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेपरेट वीडियो हम आपको देंगे मॉडल का, क्योंकि मॉडल का क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और कई जगह पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसलिए उसका अब जो वीडियो देंगे हम सेपरेट वीडियो देंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। तब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर, तक के लिए गुड बाय।